अरे यार क्या बताऊँ, महीना शुरू भी नहीं हुआ और पैसे खत्म। फोन का रिचार्ज, घर का ईएमआई, इधर उधर के खर्चे तो फिक्स्ड है। वो सब तो ठीक है, लेकिन एसआईपी के लिए तो पैसे अलग रखो। बट उसके लिए तो पता होना चाहिए ना कि कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूँ, वही तो पता नहीं होता। रेस्टोरेंट चूज करते समय रिव्यूज पढ़ते हो? हाँ। हाँ, तो वैसे ही स्टॉक्स को चूज करते समय ना बहुत बैकग्राउंड रीडिंग करनी पड़ती है। उसमें भी ना 3-4 चीजें ध्यान में रखनी है। एक्चुअली ये पकड़, एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके थ्रू आप हर महीने या हफ्ते में स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, छोटा छोटा अमाउंट, ताकि धीरे धीरे एक बड़ा अमाउंट बन सके। अब क्या है ना, इन स्टॉक्स को पिक करने के लिए आपको कुछ चीजें देखनी है। सबसे पहले स्टॉक्स कंपाउंडर्स होने चाहिए, साइक्लिकल्स नहीं। साइक्लिकल स्टॉक्स ना एक्सट्रीमली वॉलेटाइल होते हैं एंड साइकिल्स में चलते हैं। इनकी परफॉर्मेंस इकोनॉमी को बहुत क्लोजली रिफ्लेक्ट या मिरर करती है। मेटल, सीमेंट, रियल एस्टेट, ये सब साइक्लिकल स्टॉक्स की कैटेगरी में आते हैं। तभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एवरग्रीन स्टॉक्स या कंपाउंडर्स में इन्वेस्ट करें। दूसरा, कंसिस्टेंसी। स्टॉक्स की जो अर्निंग्स की क्वालिटी है वो प्रिडिक्टेबल है कि नहीं, ये चेक करें। ध्यान दें कि जब ओवरऑल इंडस्ट्री एक बुरे टाइम से गुजर रही थी तो कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी थी, नॉट स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस बट अर्निंग्स डिलीवरी फ्रंट पे। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, विच इज मोट। ये चेक करें कि कंपेटिटर्स के मुकाबले कंपनी के पास कौन सा मोट या टेक्निकल एडवांटेज है। इससे बिजनेस मॉडल की लॉन्जेविटी इंश्योर होती है। नाउ टाइम फॉर पॉइंट 4, विच इज मैनेजमेंट। ये चेक करें कि कंपनी की मैनेजमेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है कि नहीं, क्या वो एथिकल है, क्या वो अपने गाइडेंस या टारगेट्स को मीट कर पा रही है कि नहीं। नाउ इसी फ्रेमवर्क को अप्लाई करके हमने एग्जाम्पल के तौर पे 3 ऐसे स्टॉक्स को चुना है जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ध्यान रहे कि ये स्टॉक रिकमेंडेशंस बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि केवल और केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। हाय, आई एम अरुणिमा एंड ग्रो के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं ताकि आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे मिस ना करें। जिन स्टॉक्स के बारे में हमने वीडियो में बात की है उनसे जुड़े जो भी रीडिंग रिसोर्सेज हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, तो डू चेक देम आउट। नाउ लेट्स बिगिन। पहला स्टॉक, नारायणा हृदयालय। नारायणा चेन ऑफ हॉस्पिटल्स का यूएसपी या यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है? स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट पेडिग्री और कंसिस्टेंसी इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी। नारायणा के फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर देवी शेट्टी खुद एक रिनाउंड हार्ट सर्जन है विद मोर देन 1,20,000 सर्जरीज टू हिज क्रेडिट। नारायणा के पास टोटल 6,260 बेड्स और 4,000 प्लस डॉक्टर्स हैं और ये स्प्रेड अक्रॉस 40 हेल्थ केयर फैसिलिटीज। इससे ये बनता है इंडिया का 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट हेल्थ केयर हॉस्पिटल चेन। इसके अलावा इनके पास 18 क्लिनिक्स एंड डायलिसिस सेंटर्स भी हैं। यहाँ से ये कंपनी पेशेंट्स को अपने हॉस्पिटल्स की तरफ राउट करती है। एंड एक्चुअली नारायणा कार्डियक साइंसेज में स्पेशलाइज करती है। इंडिया में हुई अब तक की टोटल हार्ट सर्जरीज का 15% नारायणा ने अंडरटेक किया है। एंड गेस व्हाट, दैट टू एट 1/3 द कॉस्ट कंपेयर टू एनीवेयर एल्स इन इंडिया। यूएसए में जो सेम ऑपरेशन का कॉस्ट है उसके सिर्फ 2% कॉस्ट में ये करती है। एंड इतने कम प्राइसेस में सर्जरीज करके भी कंपनी के मार्जिन और एफिशिएंसी मैट्रिक्स बाकी कंपेटिटर्स के मुकाबले बेटर है। फॉर एग्जाम्पल, हॉस्पिटल्स एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, फिर भी नारायणा हैज द बेस्ट पे बैक पीरियड पर हॉस्पिटल बेड एट 5.1 ईयर्स। इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल चेन अपोलो हॉस्पिटल्स का पे बैक पीरियड इसके 3 गुना ज्यादा है एट 15.2 ईयर्स। ऑल्सो नारायणा ने 32% रिटर्न ऑन इक्विटी FY24 में रिकॉर्ड किया। ये बाकी कंपेटिटर से बहुत अच्छा है। एक्सपेंशन प्लान्स भी इन प्लेस हैं टू ऐड कैपेसिटी इन बेंगलुरु एंड कोलकाता। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, कंपनी अपने रेवेन्यूज का 62% इन्हीं 2 क्लस्टर से कमाती है। इंश्योरेंस बिजनेस एक और एरिया है जहाँ पे नारायणा फुटहोल्ड एस्टैब्लिश करना चाहती है। इसके लिए उन्होंने अपना इन हाउस प्रोडक्ट अदिति लॉन्च किया है। ये सर्जरीज के लिए 1 करोड़ रुपए का कवर प्रोवाइड करती है फॉर अ फैमिली ऑफ 4, वो भी सिर्फ 10,000 रुपीज में। ये प्रोडक्ट अभी डेवलपमेंट स्टेज पे है एंड मैसूरू के अराउंड 4 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च हुआ है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल्स की। लास्ट 10 इयर्स में नारायणा ने अपनी सेल्स को 16% कैगर से कंपाउंड किया एंड प्रॉफिट को 51% से। 10 ईयर ROE एंड ROCE स्टैंड्स एट 16.7% एंड 14.6% रिस्पेक्टिवली। डिविडेंड यील्ड नेग्लिजिबल है, लेकिन कंपनी एक फास्ट पेस पे ग्रो कर रही है। नाउ लेट्स चेक द बैलेंस शीट। नारायणा के बोरोविंग्स लास्ट 2 साल में डबल होते दिखे टू फंड इट्स कैपेक्स प्लान्स। तभी फिक्स्ड एसेट्स में भी इंक्रीज देखने को मिला है। बुक्स पे 911 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स है अलोंगसाइड कैश इक्विवेलेंट्स ऑफ 329 करोड़ रुपीज। तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक नेट डेट टू इक्विटी कंफर्टेबल रेंज में है। प्रोमोटर एंटिटी क्लोज टू 64% स्टेक ओन करती है। DIIs और FIIs के पास रिमेनिंग 18% है एंड पब्लिक शेयर होल्डिंग भी उन्हीं लेवल्स के आसपास है। अब कंपनी से जुड़े रिस्क समझते हैं। पहला, एक की रिस्क है डाइवर्सिफिकेशन।
नहीं, ये डाइवर्सिफिकेशन की गलत स्पेलिंग नहीं है। इसका मतलब कंपनी ने कई एलाइड बिजनेसेस में एंटर करके अपने सर पे ज्यादा रिस्क लिया है। फॉर इंस्टेंस NH इंटीग्रेटेड केयर, दैट इज कंपनी की क्लिनिक्स डिवीजन ने FY24 में 40 करोड़ रुपीस का लॉस रजिस्टर किया है। मैनेजमेंट ने क्लैरिफाई तो किया है कि कंपनी रिसोर्सेज को जुडिशियसली इस्तेमाल कर रही है एंड वो करंट कैश बर्न लेवल से कंफर्टेबल है क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म वेंचर है। बट लेट्स वेट एंड वॉच। एट अ टाइम जब ज्यादातर बैंक्स और NBFCs माइक्रो फाइनेंसिंग और पर्सनल लोन से जुड़े स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, इट काइंड ऑफ मेक सेंस टू शिफ्ट आवर अटेंशन टू होलसेल लेंडर्स, खासकर वो जिनका रिस्क और डिफॉल्ट कम है क्योंकि इंडस्ट्री के डायनामिक्स इतने स्ट्रॉन्ग है। सो नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज अ PSU स्टॉक, PFC और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। PFC एक NBFC है with a Maharatna status. PFC is also the largest renewable energy financier in India. In fact, REC और Rural Electrification Corporation PFC का एक सब्सिडरी है। PFC की कंसोलिडेटेड एसेट बुक 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है और इसमें से 80% लेंडिंग गवर्नमेंट सेक्टर को है एंड बाकी प्राइवेट बोरोवर्स को। PFC को पावर सेक्टर की फ्यूचर ग्रोथ के चांसेस और इंडस्ट्री टेलविंड से डायरेक्ट बेनिफिट मिला है। फाइनेंशियली 19 ऑनवर्ड्स के NPA फिगर्स को ही देखिए, ये एक टाइम पे 9% प्लस हुआ करते थे और ये ईयर आफ्टर ईयर सुधरे हैं। नेट NPAs का 1% से नीचे रहना एक पॉजिटिव साइन है। ऊपर से पिछले एक साल में कोई भी नया NPA ऐड नहीं हुआ है। PFC की लोन बुक भी देखते हैं। 10.4 लाख करोड़ रुपीस की कंसोलिडेटेड लोन बुक सालाना 13% से बढ़ती दिखी। स्टैंडअलोन बेसिस पे देखें तो सबसे शार्प जंप आए रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड डिस्बर्समेंट्स में, जो ईयर ऑन ईयर 23% से बढ़े हैं। हिस्टोरिकली स्पीकिंग, पावर फाइनेंसियर्स को कन्वेंशनल थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स ने NPAs की दिक्कतें दी हैं। बर्नस्टीन के एक रिपोर्ट के अनुसार रिन्यूएबल लोन्स के डिफॉल्ट चांसेस लो हैं क्योंकि इनका एग्जीक्यूशन साइकिल शॉर्ट है, जस्ट 1 to 2 years, वर्सेस थर्मल प्रोजेक्ट्स का एग्जीक्यूशन साइकिल जो अराउंड 5 साल होता है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी का कैपेक्स बैक एंडेड भी है, मतलब मेजर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट के फाइनल स्टेजेस में होगा। ऑल्सो प्लान से एक परचेज पावर अग्रीमेंट से बैक्ड है, मतलब उनको एक रेडी मार्केट मिलेगा। अपॉर्चुनिटी की साइज इस डेटा पॉइंट से भी पता चलती है। पिछले 6 सालों में इंडिया ने 100 गीगावाट्स की पावर जनरेशन कैपेसिटी ऐड की है एंड अगले 6 सालों में ऐसा एंटिसिपेटेड है कि 300 गीगावाट्स की एडिशन होगी। इन अदर वर्ड्स, लोन बुक ग्रोथ फ्यूचर में भी बढ़ते रहने की उम्मीद है। अब फाइनेंशियल्स डिस्कस करते हैं। लास्ट 10 इयर्स में टॉप लाइन 16% कैगर से ग्रो की है एंड नेट प्रॉफिट्स 14% से। PFC की 10 ईयर एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी या ROE 19.1% है, जो बाकी टॉप टियर बैंक्स और NBFCs के मुकाबले बेटर है। द 5 ईयर ROA या रिटर्न ऑन एसेट्स इज 2.24%। करंटली PFC 2.89% का डिविडेंड यील्ड ऑफर करती है। ऑन टू द बैलेंस शीट नाउ। 2 बोनस इश्यूज की वजह से PFC की इक्विटी कैपिटल बढ़ती दिखी है। PFC की नेटवर्थ और बुक वैल्यू ग्रोथ लास्ट 10 सालों में 16% से बढ़ी है, ऑलमोस्ट इन लाइन विद प्रॉफिट ग्रोथ। ओवरऑल बैलेंस शीट की साइज 10 सालों में 6 गुना से एक्सपैंड करी है। इसमें लोन बुक ग्रोथ की एवरेज कैगर क्लोज टू 20% थी। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 56% स्टेक ओन करती है। 35% प्लस इज ओन्ड बाय FIIs एंड DIs, whereas पब्लिक शेयर होल्डर्स ओन द रिमेनिंग 8.83%। अब समझते हैं कि रिस्क क्या है। पहला, प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग। PFC की कोर एक्सपर्टीज पावर एंड उससे जुड़े सेक्टर्स को लेंड करना है। प्राइवेट लोन्स कंपनी के लिए एक प्रॉब्लम एरिया रही है क्योंकि इनमें रेवेन्यू लॉक इन या इम्प्लाइड गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है। PFC की बोर्ड रिसेंटली डिस्कशंस में थी टू ग्रांट अ 15,000 करोड़ रुपए लोन टू द शपोरजी पलोनजी ग्रुप एंड ये न्यूज मार्केट को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। स्टॉक 4% से गिरा। PFC के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने भी इस ट्रांजैक्शन पर अपने कंसर्न्स रेज किए थे, ऑल्दो बोर्ड ने इस प्रपोजल को अब डिसमिस कर दिया है। लेकिन एज इन्वेस्टर्स हमें ऐसे डेवलपमेंट्स पर नजर बनाए रखनी चाहिए। तीसरा स्टॉक, Zydus Life Sciences. Zydus के मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज अक्रॉस द इंटायर फार्मा वैल्यू चेन प्रेजेंट है। आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर्मुलेशंस, APIs, वैक्सीन्स, बायोसिमिलर्स, वेलनेस प्रोडक्ट्स और कई कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स जैसे ट्रांसडर्मल्स। Zydus के पास 37 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं इन कंट्रीज लाइक इंडिया, ब्राजील एंड द US विद अ पोर्टफोलियो ऑफ 5,000 प्लस प्रोडक्ट्स। रेवेन्यू में सबसे बड़ा शेयर US फॉर्मुलेशंस बिजनेस का है। Q2 FY25 रेवेन्यूज में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 47% था। इस क्वार्टर में कंपनी ने US मार्केट में 4 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। इन्हें 9 ANDAs या नए ड्रग एप्लीकेशंस के लिए अप्रूवल्स भी मिले एंड एट द सेम टाइम इन्होंने 8 नए ANDAs की फाइलिंग भी की। सेकंड प्लेस पर है इंडिया फॉर्मुलेशंस बिजनेस विद अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 28% एंड इंटरनेशनल फॉर्मुलेशंस विद अ शेयर ऑफ 11% रिस्पेक्टिवली। की थेरेपीज जैसे कि कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, रेस्पिरेटरी, एंटी इंफ्लेमेटरी एंड ऑन्कोलॉजी बिजनेस में Zydus मार्केट से ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है। ऑल्सो पिछले 3 सालों में कंपनी ने अपने क्रॉनिक पोर्टफोलियो की शेयर को 400 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया है और ये एक पॉजिटिव साइन है क्योंकि क्रॉनिक प्रोडक्ट से रेवेन्यू को थोड़ी लॉन्जेविटी मिलती है। Zydus लाइफ साइंसेज सिर्फ एक फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है,
It's also the face behind so many household FMCG brands like Sugar Free, Glucon D, Complan, Nutrilite. ये इसकी consumer wellness vertical का part है. ये business एक separate entity Zydus Wellness के नाम से listed है and has a market cap of close to 12,000 crore rupees. इसका 70% parent company hold करती है. API और Reliance's business से बाकी earnings आते हैं. From a guidance point of view, management का कहना है कि FY25 में वो high teens revenue growth deliver करेंगे along with a margin expansion of 100 to 150 basis points over FY24. Now let's talk about financials. पिछले 10 सालों में सेल्स 10% कैगर से कंपाउंड करी है, whereas the profit has grown by 17%. 10-year ROE 21.4% की है and the ROCE is at 17.5%. Dividend yield 0.32% की है. बैलेंस शीट देखते हैं. रिजर्व्स कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं. कोविड जब हिट हुआ तब बुक्स पे 8,000 करोड़ रुपीस का डेट था, जिसे कंपनी वाइंड डाउन करती जा रही है एंड अब सिर्फ 150 करोड़ रुपीस के शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं. 2,600 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स के साथ कंपनी के पास 1,600 करोड़ रुपीस का कैश भी अवेलेबल है. शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेक करते हैं. प्रोमोटर्स मैक्सिमम अलाउड 75% ओन करते हैं. इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप क्यूमुलेटिवली 18% की है एंड पब्लिक के पास रिमेनिंग 6.85% है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिस्क. एक मेन रिस्क है एक्सपोजर टू रेगुलेटरी रिस्क. Zydus अपने रेवेन्यूज का 47% यूएस मार्केट से कमाती है. अगस्त में Zydus को यूएस FDA से वार्निंग लेटर अपने Jared यूनिट के लिए मिला जो इंजेक्टेबल्स मैन्युफैक्चर करती है. बैक इन 2019 ऑल्सो यूएस FDA ने Zydus के मोराया प्लांट पे वार्निंग लेटर इशू किया था जिससे प्रोडक्ट अप्रूवल्स इम्पैक्ट हुए. एज इन्वेस्टर्स हमें इन डेवलपमेंट्स के बारे में भी माइंडफुल रहना चाहिए. तो आई होप इस पूरे एक्सरसाइज से आपको समझ आया कि वो क्या फैक्टर्स होते हैं जब हम डिटर्मिन कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक SIP वर्दी है एंड कौन सा नहीं है. उसी फ्रेमवर्क को देखते हुए हमने 3 स्टॉक्स के एग्जांपल्स दिए टू अंडरस्टैंड कि वो इस लॉजिक में फिट होते हैं कि नहीं. वो स्टॉक्स थे नारायणा हृदयालय, PFC एंड Zydus लाइफ साइंसेज. याद रहे कि ये स्टॉक सिर्फ एग्जाम्पल्स थे एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है या कोई बाय सेल रिकमेंडेशंस नहीं है. डोंट मिस द रीडिंग रिसोर्सेज जो हमने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं. वैसे आपके अकॉर्डिंग कौन से स्टॉक्स SIP वर्दी है हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें. दैट्स ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं अगली बार. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.